बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे जी 2023 के जो पास्ट पेपर्स में बायोलॉजी के एमसीक्यूज आए थे, उसके क्वेश्चंस और उसके आंसर्स मैं आपको डिस्कशन के साथ बता रहा था। तो प्रीवियस वीडियोस में जी मैं आप लोगों को यूनिट 10 तक सारे के सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स बता चुका हूँ, उसकी डिस्कशन कर चुका हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग यूनिट नंबर 11 से ऑनवर्ड जो यूनिट नंबर 13 है, यानी कि लास्ट यूनिट, उसको डिस्कस करेंगे। तो आखिरी 3 यूनिट्स के मैं आपको क्वेश्चंस और उसके आंसर्स बताऊंगा विद कंप्लीट डिस्कशन। इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा, और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को इस तरह की अपडेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें जो आपके फाइनल एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो हम चलते हैं डायरेक्टली यूनिट नंबर 11 की तरफ, जो कि रिप्रोडक्शन का यूनिट है। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें लास्ट ईयर जो थे वो 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इस दफा भी इतने ही क्वेश्चंस के पूछे जाने के चांसेस हैं जी। ये 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये वैसे आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो सिलेबस है उसके अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस यूनिट में से कितने होंगे ये नहीं बताया जाता, लेकिन पास्ट पेपर से हमें ये अंदाजा हो जाता है कि किस यूनिट में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 5 क्वेश्चंस थे जी, वन बाय वन मैं उनके आंसर्स आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 था प्रोडक्शन ऑफ फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम लोग एब्रिविएशन करके एफएसएच कह सकते हैं, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको एलएच कहते हैं, और मेल के अंदर उसका नाम होता है आईसीएसएच। सो फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय, तो इसको क्या ओवरी कंट्रोल करती है? नो, ये बल्कि खुद ओवरी के अंदर जाकर रोल प्ले करते हैं, और वहां के जो हार्मोन्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, बिकॉज दीज आर द ट्रॉपिक हार्मोन्स। तो ये ओवरी को कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरी इनको कंट्रोल नहीं करती। बीटा ऑप्शन था यूट्रस, वो भी इसका आंसर नहीं था। स्टिमुलेटेड फोलिकल्स, ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ने खुद फोलिकल्स को स्टिमुलेट करना है, स्टिमुलेटेड फोलिकल्स ने फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कंट्रोल नहीं करना। तो डेट्स वाई एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, डेल्टा ऑप्शन, हाइपोथैलेमस। कि जब हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ते हैं तो उसके लिए जितने भी हार्मोन्स हैं उनके लिए रिलीजिंग फैक्टर्स हाइपोथैलेमस से आते हैं। तो हाइपोथैलेमस अपने अंदर के हार्मोन्स को, वेराइटी ऑफ और बैटरी ऑफ हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स भी हैं, बाकी के भी हैं, उनको फिर एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ भी भेजता है, फिर मीडियन और पोस्टीरियर की तरफ भी। तो इसका मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके जितने भी हार्मोन्स के रिलीजिंग फैक्टर्स हैं और इवन इनहिबिटिंग फैक्टर्स, वो भी हाइपोथैलेमस से आते हैं। तो डेट्स वाई इसका आंसर क्या था जी? डेल्टा ऑप्शन, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 2 था जी द टर्म मीनोपास, ये फीमेल के अंदर जब कंप्लीट स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और एग प्रोडक्शन बिल्कुल रुक जाती है, तो उसको हम मीनोपास कहते हैं, जो एक खास सर्टेन एज के बाद होता है, यानी कि मोस्टली हम एवरेज में लेंगे तो 50 इयर्स ऑफ एज के बाद फीमेल के अंदर ओवम प्रोडक्शन नहीं होती, यानी कि ओवोजेनेसिस का प्रोसेस रुक जाता है, और इसके स्टॉप होने को हम मीनोपास कहते हैं। अब इसमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर भी एक और वर्ड याद रख लें, जो स्टार्टिंग प्रोसेस है, यानी कि फीमेल के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर जो स्टार्टिंग प्रोसेस है एग प्रोडक्शन का, जो फर्स्ट टाइम एग प्रोड्यूस होता है, उसको मिनार्क का नाम देते हैं। वो आप लोग की टेक्स्ट बुक के अंदर वर्ड नहीं लिखा हुआ, MENARCH, मिनार्क। तो वो भी आपने अपने नॉलेज में रख लेना है, क्योंकि हो सकता है ऑप्शंस के अंदर वो भी वर्ड हो। तो आपको पता हो कि जी मिनार कहते हैं स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मीनोपास कहते हैं एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि एग प्रोडक्शन। तो इसका आंसर था चार्ली ऑप्शन, स्टॉप ऑफ ओवा प्रोडक्शन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 था लेबर पेन, जो यूट्रस की वॉल होती है उसकी कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है उसके मसल्स की, तो उसको हम लेबर पेन कहते हैं। टू एक्सपेल द फीटस आर ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन का एक्शन, प्राइमरी एक्शन कहाँ पर होता है? वैसे तो हम पढ़ते हैं यूट्रस की जो ओपनिंग होती है सर्विक्स, उसको डायलेट करना, उसकी डिस्टेंशन करना, और वहां के जो मसल्स होते हैं वो उनको स्मूथ करता है। तो क्योंकि मसल्स का जब हमने नाम लिया तो फौरन से हम मायो की तरफ जाएंगे, बिकॉज मायो मींस मसल्स। तो उस लेयर को, जो यूट्रस की लेयर जिसमें मस्कुलर लेयर जिसको हम बोलते हैं, उसको हम मायोमेट्रियम का नाम देते हैं। तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होती है वो बिल्कुल अंदर होती है, तो डेट्स वाई उसका आंसर एंड ये नहीं होगा, बल्कि जो सेंटर वाली लेयर होती है स्पेशली मायोमेट्रियम, यानी कि मस्कुलर लेयर, उसके ऊपर ये अपना एक्शन करता है, और उसके बाद फिर उसकी डिस्टेंशन होती है सर्विक्स की, और उसकी डायलेशन होती है, और यूं बर्थ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर था बीटा ऑप्शन, मायोमेट्रियम। Question number 4 था in human females what is the small pear shaped muscular distensible sac like organ। अब देखें ये सारी टर्म्स आपकी बुक में एज सच कोई नहीं है, यानी कि स्मॉल पियर शेप मस्कुलर डिस्टेंसिबल, लेकिन जो आखिरी बात उसने की वहीं से आपको फौरन आंसर मिल जाएगा, जहां लिखा हुआ वेयर गेस्टेशन टेक्स प्लेस। कि फीमेल के अंदर गेस्टेशन पीरियड यानी प्रेगनेंसी का प्रोसेस, सारा डेवलपमेंट का प्रोसेस वो यूट्रस में चलता है। तो आंसर था यूट्रस, इसको वॉर्म भी कहते हैं। लेकिन इसका आंसर फेलोपियन ट्यूब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो यूटेराइन ट्यूब है, यानी कि इन अदर वर्ड्स
उसको हम जो ओविडक्ट होती है उसका दूसरा नाम रखते हैं, तो डेफिनेटली वहां तो गैस्ट्रेशन नहीं होती, और इस तरह से किडनी और स्टमक में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो अल्फा ही इसका आंसर है यूट्रस। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, जरा थोड़ा सा मुश्किल था इस वजह से क्योंकि अगेन आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इससे बच्चों आप लोग एक अंदाजा लगा लें इस बात का कि अलाइड नॉलेज आपसे पूछा जा सकता है, कुछ फेडरल की बुक को फॉलो किया जा सकता है, इसलिए 100% सिर्फ और सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक से ही आपकी तैयारी नहीं होगी। तो ये इसलिए मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि मैंने कुछ नोट्स आपको बताए थे जी बनाए हुए, उसमें फेडरल और पंजाब दोनों की बुक्स का मटेरियल मैंने कंबाइन करके वो सारा उसमें शामिल किया हुआ है, और उससे पहले भी प्रीवियस वीडियोस में उसके बारे में आपको बता चुका हूं। इंशाल्लाह लास्ट बार दोबारा से मैं डिस्कस करूंगा उस बात को। तो फंक्शन ऑफ जो क्वेश्चन था, फंक्शन ऑफ हाइलो रोनाइड ये जो है जी, या मुश्किल सा वर्ड आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, हाइलोरोनाइडेज एंजाइम। सो ये एंजाइम जो है जी ये बेसिकली कहां पर अपना एक्शन करेगा या इसका क्या फंक्शन होता है? तो अल्फा इज द आंसर, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। या मैंने ना नीचे थोड़ा सा एक बॉक्स बनाकर आपको इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। सो हिलोरोनाइडेज एंजाइम जो होता है जी स्पर्म से रिलेटेड हैज बीन इम्प्लीकेटेड in sperm penetration of the extracellular matrix of the cumulus ovophorus। ये कम्यूलस सेल्स का नाम आपने पढ़ा होता है कि एग के साथ कुछ सेल्स होते हैं कम्यूलस सेल्स, और क्लोनिंग का जब आप टॉपिक पढ़ते हैं उसमें भी बताया जाता है कि जो कम्यूलस सेल्स का न्यूक्लियस होता है अगर उसको यूज किया जाए फॉर द क्लोनिंग प्रोसेस तो उसमें सक्सेस ज्यादा मिलती है, तो उसी की बात थोड़ी सी हो रही है। सो एंड मे प्ले अ क्रूशियल रोल इन गैमीट इंट्रैक्शन एंड फर्टिलिटी इन मैमल्स। तो इसका गैमीट इंट्रैक्शन में, फर्टिलिटी मैमल्स में, यानी कि एग का स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसमें केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो ये एक तरह से कीमोट्रॉपिक मूवमेंट आप लोग पढ़ते हैं, बल्कि कीमोटैक्टिक मूवमेंट आप लोग पढ़ते हैं, तो उसमें किसी हद तक ये केमिकल्स रोल प्ले करते हैं, और उसमें से ये जो एंजाइम होता है दैट इज हेलियोरोनाइडेज एंजाइम, तो ये रोल प्ले करता है पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। तो दैट्स व्हाई आंसर था हमारे पास अल्फा, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। ये था हमारे पास क्वेश्चन सारे के सारे रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 12, यानी कि सेकंड लास्ट यूनिट, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, जिसमें हम जॉइंट्स की, मसल्स की, बोन्स की ये सारी बातें करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ताल्लुक था मसल्स के साथ, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये काफी कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था ड्यूरिंग स्लाइडिंग फिलामेंट ऑफ द स्लाइडिंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स एटीपी इज यूज्ड फॉर। अब अगेन थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल सा ये क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस दी गई थी उसमें आपको मालूम है कि एटीपी का 2 दफा यूज होता है, एक दफा कंट्रैक्शन के दौरान और एक दफा रिलैक्सेशन दौरान। तो ड्यूरिंग स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट अगर हम बात करेंगे तो एक्टिन फिलामेंट्स को पहली बात तो ड्रैग करके जो ग्लोब्यूलर हेड्स होते हैं वो खींच कर आगे लेकर आते हैं, लेकिन वो बेसिकली जो यूज होता है वो ग्लोब्यूलर हेड्स के साथ रिलेट करता है, और यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट्स के साथ रिलेट करके पूछा गया था। तो क्वेश्चन के ऑप्शंस में आंसर थे हमारे पास क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, उस वक्त कोई एटीपी यूज नहीं होता। जब ग्लोब्यूलर हेड्स एक्टिन फिलामेंट के साथ जाकर अटैच होते हैं उसको हम क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कहते हैं, उस वक्त कोई एटीपी यूज नहीं होता, लेकिन उसको ड्रैग करने के लिए यूज जरूर होता है, जबकि चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ है ड्रैगिंग फिलामेंट्स। लेकिन कि जब कंट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन होती है उस वक्त भी स्लाइडिंग होती है, यानी एक दफा एक्टिन फिलामेंट आगे आते हैं और एक दफा पीछे जाते हैं, और जब पीछे जाते हैं तो उस वक्त एटीपी का यूज होता है टू ब्रेक द क्रॉस ब्रिज, और क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग के दौरान एटीपी यूज होता है, और डेल्टा ऑप्शन जो लिखा हुआ है शॉर्टनिंग ऑफ फिलामेंट्स उस वक्त नहीं। तो इसलिए इसका आंसर था बीटा ऑप्शन, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन या क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग, बेसिकली फॉर्मेशन नहीं, क्रॉस ब्रिज ब्रेकडाउन या क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग। क्योंकि ये देखें चार्ली अगर हम आंसर लेते हैं, मैं थोड़ा सा आपको मजीद क्लियर कर दूं, अगर चार्ली आंसर लेते हैं ड्रैगिंग फिलामेंट्स, तो डेल्टा ऑप्शन जो लिखा हुआ है शॉर्टनिंग ऑफ फिलामेंट्स, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली आई बैंड शॉर्ट होता है, लेकिन फिलामेंट शॉर्ट नहीं होते। फिलामेंट्स को आगे जरूर खींचा जाता है, लेकिन क्योंकि अब यूएचएस की को भी हमने फॉलो करना था, तो यूएचएस की के अकॉर्डिंग इसका आंसर बीटा ऑप्शन था, क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग। तो इसलिए मैंने कहा नहीं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि चार्ली ऑप्शन भी आंसर हो सकता था, बट बेसिकली इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन चूज किया उन्होंने वो बीटा ऑप्शन था, क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग, क्योंकि उस वक्त स्पेशली एटीपी यूज होता है, और अगर एटीपी ना हो आफ्टर डेथ, तो उस प्रोसेस को फिर हम रिगर मोर्टस का नाम देते हैं, स्टिफनेस आ जाती है बॉडी के अंदर। और इस तरह से जब मसल फटीग में हम कंट्रैक्चर का वर्ड पढ़ते हैं उसका भी ताल्लुक इसी के साथ होता है, परमानेंट कंट्रैक्शन, उसमें भी क्रॉस ब्रिज ब्रेक नहीं होते, और उसकी भी रीजन क्या होती है, एटीपी की डेफिशिएंसी। तो इसलिए ज्यादा बेस्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास बीटा ऑप्शन, क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग। क्वेश्चन नंबर 2 था द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। वैसे सेल की मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक और वर्ड आपने पढ़ा होता है प्लाज्मा लीमा कहते हैं, तो लीमा का मतलब भी मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ पर मसल सेल की बात हो रही है, तो मसल सेल की मेम्ब्रेन के लिए वर्ड यूज होगा
सार्कोलीमा, बिकॉज आपने सार्कोमियर, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजों को आप लोगों ने स्केलेटल मसल्स के साथ रिलेट करना होता है, तो डेट्स वाई इसका आंसर था मेम्ब्रेन, आसान था, बीटा ऑप्शन सार्कोलीमा। क्वेश्चन नंबर 3, इररेगुलर स्ट्राइएशंस का जैसे ही हम नाम पढ़ेंगे हम फौरन से चले जाएंगे कार्डियक मसल सेल। ये कुछ ना कीवर्ड्स हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स कह लें, जो हर मसल के अपने होते हैं, जो किसी और मसल में नहीं पाए जाते। लाइक फॉर एग्जांपल अगर लिखा होगा नॉन स्ट्राइएशंस या फिर जो है वो अनस्ट्रिप्ड मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, तो फौरन हम स्मूथ मसल्स की तरफ जाएंगे। लेकिन जहां पर स्ट्राइएशंस का वर्ड आ जाएगा तो फिर हम देखेंगे क्या रेगुलर स्ट्राइएशन है या इररेगुलर। अगर रेगुलर स्ट्राइएशन हो तो फिर हम स्केलेटल मसल की तरफ जाते हैं, और इररेगुलर स्ट्राइएशन हो तो कार्डियक मसल की तरफ। और जो दूसरी बात है वो 100% कंफर्म कर रही है हमारे आंसर को, इनवॉलंटरी कंट्रोल का ताल्लुक दो मसल्स के साथ होता है, एक कार्डियक मसल के साथ और एक स्मूथ मसल के साथ, जो डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है। बट अभी मैंने आपको बता दिया स्मूथ मसल्स में कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती, तो इसलिए इसका आंसर अल्फा ही है, क्योंकि वॉलेंट्री मसल सिर्फ और सिर्फ कौन है, स्केलेटल मसल्स हैं। तो अगर वॉलेंट्री लिखा हो, रेगुलर स्ट्राइएशन लिखा हो तो स्केलेटल मसल, अगर इनवॉलेंट्री लिखा हो, नॉन स्ट्राइटेड लिखा हो तो स्मूथ मसल, और अगर इररेगुलर स्ट्राइएशन के साथ इनवॉलेंट्री लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा, कार्डियक मसल। तो इसका आंसर था अल्फा, कार्डियक मसल सेल्स। लास्ट क्वेश्चन जो 2023 में जी पूछा गया स्पोर्ट एंड मूवमेंट से रिलेटेड, वो था रिलेटेड टू स्केलेटन, यानी कि एक क्वेश्चन आया था जस्ट स्केलेटन से रिलेटेड, इन अदर वर्ड्स बोन्स के साथ रिलेट करके, वो था कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ विच टिश्यू, तो बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है। फिर किसी हद तक हम रिजिड का वर्ड दोनों के लिए तो बोल लेते हैं, लेकिन इलास्टिक का वर्ड सिर्फ कार्टिलेज के लिए बोला जाता है। तो कार्टिलेज इज द टाइप ऑफ विच टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन अगर साथ मैंने कहा कनेक्टिव टिश्यू प्लस रिजिड लिखा होता तो बोन के साथ भी रिलेट करती थी ये बात। बट ये जो कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती हैं एज कंपेयर टू बोन, और इसमें किसी हद तक इलास्टिसिटी भी पाई जाती है। तो इसका आंसर था अल्फा, कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट यूनिट की तरफ। हमारे पास यूनिट नंबर जो 13 है उसका ताल्लुक है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, यानी कि इनहेरिटेंस के साथ। इसमें से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। काफी लंबा यूनिट है, काफी कंसेप्चुअल यूनिट है, तो इसलिए इसके क्वेश्चंस के आंसर जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें सम टाइम हमें क्रॉसिंग भी बनाना पड़ सकती है, यानी कि आंसर लेने के लिए। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 1 का ताल्लुक था जी टेस्ट क्रॉस के साथ। यू नो कि ये मेंडल ने डिजाइन किया था क्रॉस क्या मालूम करने के लिए, टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ अननोन, ये जो है वो नॉन फिनोटाइप, यानी कि फिनोटाइप हमें डोमिनेंट का पता होता है लेकिन हमें उसका जीनोटाइप नहीं पता होता। तो अननोन जीनोटाइप के लिए हम ये क्रॉस करते हैं, और इसका क्रॉस किसके साथ करते हैं, डोमिनेंट का क्रॉस करते हैं किसी भी रिसेसिव के साथ, और उसके रिजल्ट में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं उससे पता चलता है कि डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप क्या है, क्या वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, क्योंकि वो हमें पता नहीं होता। लेकिन ये आपको पता होता है कि जो रिसेसिव फिनोटाइप होता है वो हमेशा होमोजाइगस होता है। तो इसलिए इस क्रॉस के अंदर एक चीज हमें ज़हन में रखनी है कि डोमिनेंट हो, और दूसरी तरफ कौन सा होगा, रिसेसिव होगा। तो अगर आप देखेंगे तो अल्फा में जो अननोन है वो तो हमने मालूम करना है, लेकिन जिसके साथ क्रॉस कर रहे हैं वो हेट्रोजाइगस है। तो मैंने अभी बोला कि जो रिसेसिव होता है वो होमोजाइगस होता है, तो इसलिए इसका आंसर अल्फा भी नहीं हो सकता, बीटा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भी हेट्रोजाइगस दिखाया हुआ है और डोमिनेंट दिखाया हुआ है, जबकि डेल्टा ऑप्शन पर हमें होमोजाइगस डोमिनेंट दिखाया हुआ है क्रॉस के बाद। तो इसका आंसर फिर क्या हुआ, बीटा ऑप्शन, अननोन का मतलब अननोन डोमिनेंट फिनोटाइप। इसको हम क्रॉस करेंगे विद होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये ऑफस्प्रिंग कौन से, ये जो ऑफस्प्रिंग के जो है वो जीनोटाइप या फिनोटाइप से, कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप है वो किस किस्म का है। तो इस केस में आपको पता होगा कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट फिनोटाइप आता है अगर आप लोग उसका क्रॉस करते हैं किसी होमोजाइगस के साथ, और बल्कि इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा। एनीवेज, ये आंसर था बीटा ऑप्शन, अननोन जो है वो क्रॉस विद द होमोजाइगस रिसेसिव। क्वेश्चन नंबर 2 का ताल्लुक था ब्लड ग्रुप सिस्टम के साथ। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वैसे तो सिलेबस में एज सच पूरे का पूरा शामिल नहीं होता, बट मल्टीपल अलील क्योंकि शामिल है, और मल्टीपल अलील के अंदर बेस्ट एग्जांपल क्या आती है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो डेट्स वाई इसको हमें पूरा पढ़ना होता है कंप्लीट, इसके सारे जीनोटाइप फिनोटाइप मालूम करने होते हैं, पता या पढ़ना होता है, याद करने होते हैं। तो एनीवेज, एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 अलील्स। तो जब भी जीन के 2 से ज्यादा अलील हों, यानी कम से कम 3 अलील हों, तो हम ऐसे जीन को मल्टीपल अलीलिक जीन बोलते हैं, और इस कंडीशन को मल्टीपल अलील्स कहते हैं। तो इसका आंसर था दिस शोज दैट एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप या ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ताल्लुक क्वांटिटेटिव ट्रेट के साथ है, और एक और चीज माइंड में रख लें, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्वालिटेटिव ट्रेट है, डिसकंटिन्यूअस ट्रेट है, चाहे इसके फिनोटाइप की तादाद 4 है।
यानी हमें लगता है कि जी किसी के फिनोटाइप सिर्फ 2 होंगे तो वही बस डिसकंटिन्यूअस ट्रेट में आएगा या क्वालिटेटिव। एक्चुअली जिसका भी फिनोटाइप क्लियर कट हमें डिफरेंस पता चल रहा हो दूसरे के साथ, तो क्लियर कट डिफरेंसेस हो फिनोटाइप्स के अंदर, तो उसको कहते हैं क्वालिटेटिव ट्रेट या डिसकंटिन्यूअस ट्रेट, जो कि मोनोजीनिक होता है, ये पॉलीजीनिक नहीं होता। ये जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स होते हैं ये मोनोजीनिक होते हैं, और मोनोजीनिक ट्रेड्स को मेंडेलियन ट्रेड्स का भी नाम दिया जाता है। और उसके बाद जो चार्ली पे लिखा जी ऑपरॉन, ये आपने लैक ऑपरॉन का टॉपिक थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, तो इसका ताल्लुक इसके साथ भी नहीं था। और एलिलिक इंट्रैक्शन या जीन इंट्रैक्शन आप लोगों ने वर्ड पढ़ा होता है एपिस्टेसिस के हवाले से, जिसमें एक जीन किसी और क्रोमोसोम पर या इवन उसी क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हो और दूसरे किसी और लोकस के ऊपर किसी और जीन को अफेक्ट करे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर था बीटा ऑप्शन, मल्टीपल एलील्स। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द वन इंडिविजुअल आउट ऑफ 4। अब ये आपको ना जब आप मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग पढ़ते हैं उसमें P1 जनरेशन क्रॉस करके F1 बनाती है, और F1 में सिर्फ एक फिनोटाइप अपीयर होता है, दूसरा अपीयर नहीं होता। जो डोमिनेंट होता है वो अपीयर होता है, जो रिसेसिव होता है वो अपीयर नहीं होता। लेकिन जब हम F1 को F1 से क्रॉस करते हैं तो उसके रिजल्ट में F2 प्रोड्यूस होती है, और इसके बारे में क्वेश्चन है, द वन इंडिविजुअल आउट ऑफ 4 इन F2 जनरेशन हैड फिनोटाइप दैट फेल्ड टू एक्सप्रेस इन। यानी वो जो F2 के अंदर 4 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से डोमिनेंट 3 होते हैं और रिसेसिव 1 होता है, यानी कि 3:1, 75% एंड 25%। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो एक इसमें आया 25% रेशो के साथ, वो कब अपीयर नहीं हुआ था। तो हैड फिनोटाइप दैट फेल्ड टू एक्सप्रेस इन, तो वो एक्सप्रेस किस में नहीं हुआ था? F1 में अपीयर नहीं हुआ था, या F1 में एक्सप्रेस नहीं हुआ था जो रिसेसिव था। तो डेफिनेटली इसका आंसर था अल्फा F1, क्योंकि F2 में तो दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। और F3 जनरेशन आपकी बुक में तो नहीं, मतलब डिटेल नहीं है उसकी, आपको थोड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है वो, लेकिन मैंने आपको अलग से मेरी एक वीडियो है F3 जनरेशन के हवाले से, मेंडल के हवाले से, जो आप लोग पढ़ते हैं तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये आपको प्ले लिस्ट में सेकेंड ईयर की जो लेक्चर्स हैं FSC पार्ट 2, तो उसमें आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, और उसमें आप F3 का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, उसको आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। एनीवेज जी, तो इसका आंसर था अल्फा F1। जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो था जी स्टडी सेक्स लिंकेजेस इन ड्रोसोफिला। मॉर्गन ने जब क्रॉस किया था एक वाइट आइड मेल को किसके साथ? वाइल्ड टाइप रेड आइड फीमेल के साथ, तो उसके रिजल्ट में उसको ऑफस्प्रिंग के फिनोटाइप्स क्या दिखाई दिए थे। अब इसको ना अगेन एक क्रॉस बनाकर आपको इसका आंसर लेना होगा, तो मैं आपको जरा क्रॉस दिखाता हूं, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ये क्रॉस। ये देखें, ये है जी हमारे पास जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो इसमें हमने वाइट आइड मेल लेने हैं जो कि म्यूटेंट होते हैं, और उनको वाइल्ड टाइप रेड आइड फीमेल के साथ हमने क्रॉस किया। अब वाइल्ड जो है वो हमारे पास होमोजाइगस है, जैसे मैंने दिखाया आपको, और इसका रिजल्ट ये अब आपको ऑफस्प्रिंग के अभी तो जीनोटाइप नजर आ रहे हैं, लेकिन आपसे फिनोटाइप पूछे गए हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला जो ऑफस्प्रिंग है वो रेड आइड फीमेल है, दूसरी भी रेड आइड फीमेल है, लेकिन वो कैरियर्स हैं दोनों, लेकिन इनका जो फिनोटाइप है वो रेड आइड होगा। और इस तरह से जो मेल हैं वो भी दोनों के दोनों क्या हैं? रेड आइड है। तो इसका मतलब कोई भी ऑफस्प्रिंग व्हाइट आइड इसमें प्रोड्यूस होता नजर नहीं आ रहा आपको। तो दैट्स व्हाई अगर आप चलते हैं आंसर की तरफ, तो आंसर था अल्फा ऑल रेड आइड मेल्स एंड फीमेल्स, क्योंकि बीटा चार्ली डेल्टा तीनों में व्हाइट आइड का जिक्र है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब आपने क्रॉस करके देखा, दोबारा से देख लें, तो इस क्रॉस के अंदर आप लोगों को कोई भी व्हाइट आइड ऑफस्प्रिंग नजर नहीं आ रहा, ना कोई मेल ना कोई फीमेल। तो जितने भी मेल हैं वो भी रेड आइड हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं वो भी रेड आइड हैं। तो इसलिए इसका आंसर था अल्फा ऑल रेड आइड मेल्स एंड फीमेल्स। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर। आपको सिर्फ एक एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर आपकी बुक ने आपको बताया है, वो है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट, वही इसका आंसर है। अल्फा बीटा और डेल्टा डोमिनेंट नहीं होते, रिसेसिव होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया भी रिसेसिव ट्रेट है, कलर ब्लाइंडनेस भी रिसेसिव है, और हाइपर ट्राइकोसिस भी रिसेसिव है, चाहे इसकी इंफॉर्मेशन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन क्योंकि हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट की तो इंफॉर्मेशन 100% आपकी बुक में है, और ये डोमिनेंट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर था चार्ली। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। ओनली दोज जीन्स कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली हुज लोसाई आर ऑन। यानी कि वो जीन सिर्फ और सिर्फ असॉर्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, या वो फॉलो करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, जो इनमें से किस क्रोमोसोम या किस जगह पर मौजूद होते हैं। अब ये थोड़ा सा अगेन ट्रिकी सा क्वेश्चन था, जरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी कह ले कि देखिए बेसिकली सेम क्रोमाटिड्स पर तो नहीं हो सकते। व्हाई? बिकॉज सेम क्रोमाटिड्स का मतलब होता है सिस्टर क्रोमाटिड्स। अब सिस्टर क्रोमाटिड्स आपस में क्रॉसिंग ही नहीं करते, और असॉर्टमेंट का ताल्लुक या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ताल्लुक क्रॉसिंग ओवर के साथ है। तो इसका मतलब इसका ताल्लुक नॉन सिस्टर क्रोमाटिड से है, डिफरेंट क्रोमाटिड से है। अल्फा इसका आंसर नहीं हो सकता।
दूसरा जो बीटा पे लिखा हुआ है सेम क्रोमोसोम्स, अगेन सेम क्रोमोसोम्स आपस में अपने मटेरियल को एक्सचेंज नहीं करेंगे और सेम के लिए वर्ड होमोलोगस आएगा। तो इस वजह से इसका मतलब वो क्योंकि डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं और वो आपस में अपने क्रोमैटिड्स को, जो कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं, उनके सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, तो फिर जीन्स जो होते हैं वो क्रॉस करके दूसरे की तरफ जाते हैं, इन अदर वर्ड्स फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। तो इसलिए इसका आंसर था चार्ली नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और यूएचएस की में भी यही था। यानी कि इसमें कुछ बच्चों का ख्याल था कि क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है ड्यूरिंग मियोसिस और वो आपस में एक्सचेंज करते हैं मटेरियल को, लेकिन जो एक्सचेंज होता है बच्चों, ये सुन लें दोबारा से, वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का होता है। तो इसका मतलब हम उसको डिफरेंट क्रोमैटिड्स कहते हैं, और डिफरेंट क्रोमैटिड्स मींस डिफरेंट क्रोमोसोम्स। और अगर डिफरेंट क्रोमोसोम्स तो वर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं आएगा, यानी कि उनके जीन्स की जो लोकस होता है, पोजीशन होती है, वो नॉन होमोलोगस कंसिडर होगी। तो आंसर था चार्ली ऑप्शन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहां तक जी सारी मैंने बातें आपको 2023 पेपर के जो बायोलॉजी के एमसीक्यूज आए थे वो सारे के सारे अब बता दिए हैं। तो ये 3 वीडियोस के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। जिसने अभी पिछले यूनिट को नहीं देखा, या जिसको जो आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो यूनिट 1 से यूनिट 7 तक ये एक वीडियो है मेरी, और उसके बाद फिर यूनिट 8 से, बल्कि यूनिट 1 से 7 और यूनिट 8 से 10, और उसके बाद फिर यूनिट ये जो 11 से लेकर 13 तक के सारे क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये सारी बातें क्लियर हो गई, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो आने वाली वीडियोस हैं उसके अंदर मैं आप लोगों को जो पास पेपर्स 2011 से ऑनवर्ड सारे के सारे यूनिट्स हैं, उनके यूनिट वाइज क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताऊंगा। इसलिए आप लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को मजीद फायदा हो सके आपके फाइनल एग्जाम से पहले। और अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकता है, +923466139239। बाकी एक्सप्लेनेशन में आपको या डिटेल वहां पर बता दूंगा। तो इंशाल्लाह आप मुझसे वहां पर रब्ता करके इसका पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।